पूर्वक समापन की ओर जा रहा है और इस कार्यक्रम को सुशोभित करने के लिए मंच पर विराजमान परम पूज्य हमारे धर्मगुरु आदरणीय दीवान साहब जी, रानी साहिबा, भाभी दीवान साहब, प्रांतीय अध्यक्ष लचेटा जी, कांतिलाल जी, राधेश्याम जी, श्रीमती अनीता जी, ललिता जी और उपस्थित इस सभागृह में भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। स्वागत भाषण की मर्यादा के अलावा थोड़ा सा आगे बढ़कर मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब, अरे जो मेरी उम्र के हैं और जो नई उम्र के हैं, उनको एक ऐसा अलौकिक व्यक्तित्व जिनका सानिध्य बार बार हमको मिला, ऐसे धर्मगुरु परम पूज्य दीवान साहब का जोरदार तालियां बजाकर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। ऐसा अलौकिक व्यक्तित्व जो मैं समझता हूं कि हमारा जीवन ही धन्य हो गया। मैंने उनको बहुत सुना, उनके सामने मुझे बोलने की मेरी इच्छा बहुत कम होती, मैं उनको बार बार सुनता हूं और सुनकर जीवन में उसको उतार कर जीने की कोशिश करता हूं और मुझे लगता है कि मैंने कुछ अंश तक, कुछ सीमा तक उसको जिया है और उसके आनंद का अनुभव भी मैंने जीवन में करा है। और सभी तरफ से उनके आशीर्वाद के रूप में, माता जी के आशीर्वाद के रूप में जो जो लोग उनकी बातों को सुनकर अपने जीवन में ढालते हैं, उनके अनुरूप जीने की कोशिश करते हैं, कितना एक सरल, सामान्य, साधारण, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा, 86 साल की उम्र, 42 से 46 डिग्री टेम्परेचर में हिंदुस्तान के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में जाकर आई पंथ की बात करना, सिरवी समाज के, परिवार के एक एक नागरिक की जानकारी लेना, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं इस बात की कल्पना करना, ऐसा कोई धर्मगुरु हो सकता है? हम सब सिरवी समाज के लोग धन्य समझते हैं अपने को, और मैं तो अभिभूत हूं। बार बार उनको सुनना और उनसे मिलना एक अलग ही अनुभूति का एहसास कराता है। स्वागत भाषण की अपनी मर्यादा है, लेकिन उनसे संबंधित इतिहास के 2 पृष्ठों को छूकर गुजरता हूं। सिरवी समाज राजस्थान में सब जानते हैं। सिरवी समाज की ताकत को राजस्थान में जानते हैं, इसलिए वहां संगठन की आवश्यकता भी नहीं। हर राजनीतिक दल उनके कदमों में आकर गिरता है, लेकिन मध्य प्रदेश में यह दुविधा थी। सन 1984 के पहले हमारा कोई बड़ा संगठन नहीं था मध्य प्रदेश में। 84 के पहले ये सिरवी समाज जो खेती पर आधारित कार्य करता था, एक तरह से गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करता था, लेकिन वो सामान्य श्रेणी में आता था। एक बार हमारे यहां पद्धति है सकल पंच की, और दीवान साहब के सामने जब इस प्रकार की बातें 70 के दशक में आई, मुझे अच्छी तरह से याद है, उस समय कुछ लोगों ने कहा कि साहब मध्य प्रदेश में तो एक संगठन बड़ा बनाना चाहिए ताकि हमको कोई पहचाने। मैं जब पढ़ता था 66 से 75 के बीच में इंदौर में, तो जब सिरवी कहते थे तो उनको पता ही नहीं होता था कि सिरवी समाज है क्या, ये किस श्रेणी में आता है। उस समय हमें बहुत बुरा लगता था। मैंने अपना एजुकेशन सामान्य श्रेणी के स्टूडेंट के रूप में गुजारा, लेकिन मैंने जो गुजारा उसको मैंने महसूस किया। और सन 1980 के अंदर सिंघाना के अंदर एक बहुत बड़ी सभा हुई। बहुत लोगों के मन में हुआ, बहुत युवा साथियों के मन में आया कि नहीं, सिरवी समाज भी संगठित होना चाहिए, और संगठन कैसा होना चाहिए, संगठन क्यों होना चाहिए, संगठन का प्रकार क्या होना चाहिए, इसके बारे में एक लंबी बहस चली। और बहुत बड़ी तादाद में सिरवी समाज 1980 में वहां एकत्रित हुआ, और उसको समायोजित करने का, उसको संकल्प करने का, उसको इकट्ठा करने का, एकत्रित करने का वो दायित्व तो मुझे 25 साल की उम्र में वहां मिला था। कोशिश करी, बहुत सफल नहीं हुए, लेकिन 1984 में
वो जो बीज दिमाग में पड़ गया था कि समाज को संगठित करना, वो फिर उगने की तैयारी करने लगा। और कुक्सी के बहुत सारे साथी, कुछ नाम तो उनके लेना बहुत जरूरी है। मोहन पटेल सुसारी, डॉक्टर धन्नालाल बर्फा, रमेश जमादारी, गोमाजी सेप्टा कुक्सी, डॉक्टर उदन कुमार भायल कुक्सी, और एक मैं खुद भी उसमें था। डॉक्टर चोयल साहब का सहयोग भी उज्जैन वाले का लिया था उसमें। हम सब लोगों ने एक बैठक करी कि पहले तो सिरवी समाज को संगठित करें। फिर ऐसी बैठक में बात आई कि 12 अप्रैल 1984 को उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कुक्सी में आ रहे हैं, अर्जुन सिंह जी। तो सब लोगों ने विचार करा कि यार हमारी तो बहुत समस्याएं हैं और हमको क्या करना चाहिए। तो वहां पर सब लोगों ने विचार करा कि यार हमारे यहाँ तो खेती में चोरी बहुत होती है, इसकी बात हमको वहां पर जबरदस्त तरीके से रखना चाहिए, बहुत परेशान है किसान। डॉक्टर भायल, डॉक्टर चौहान साहब, डॉक्टर बर्फा जी, और मैंने कहा कि यार ये चोरी होना या ऐसी बात मुख्यमंत्री के सामने रखें और अपन बहुत बड़ा संगठन के रूप में एक ताकत उनको दिखाएं मुख्यमंत्री को। मैंने कहा मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगना। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो गरीबी रेखा में जी रही है, उनको कम से कम ओबीसी का दर्जा तो मिल जाए। हमको प्रयास ये करना चाहिए 1984 में कि हम लोग इनको ओबीसी का दर्जा दिला जाए। मैं भी आपको एक थोड़ा सा विस्तार से बाद में बताऊंगा कि ये ओबीसी का दर्जा दिलाने की बात सबको जज गई, हमारे सकल पंचों को भी जज गई, हमारे दूसरे लोगों को जिनका सहयोग लेकर हम उस सम्मेलन को करना चाहते थे उनको भी जज गई, और हमने इसको प्रमुखता से लिया। हमने वहाँ के विधायक से संपर्क किया, प्रताप सिंह जी बघेल से। हम विचारधारा से अपोजिशन पार्टी के थे, ज़्यादातर मेरे साथी सब अपोजिशन पार्टी के थे, लेकिन हमको समाज के लिए कुछ करना था, हमारे में कुछ संकल्प शक्ति थी। हमने उस मर्यादाओं को दूर रखकर हमने कहा कि यार उनसे संपर्क करना चाहिए। तो धन्नालाल जी बर्फा क्या, उनको बुलाया विधायक को, उनसे बात करी और उन्होंने कहा कि यार तुम कितने लोग इकट्ठे करोगे। उस समय उनके सामने भी एक समस्या थी, यदि मुख्यमंत्री आता है तो भीड़ एकत्रित करने में आज जो साधन संपन्न लगा के बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित कर लेते हैं, ऐसी होती नहीं थी। तो मैंने सोचा यार हमारे पास एक ही जादू की छड़ी है, हम भीड़ तो बड़ी कर सकते हैं, लेकिन हमारी बात मानने के लिए उनको आपको बाध्य करना पड़ेगा। उसने कहा यार बाध्य तो आपकी उपस्थिति, आपकी ताकत, आपका काम करने का तरीका, और आप जिस ढंग से उनको कहोगे तो आप ही उनको कन्वे करवा सकते हो, आप ही समझा सकते हो। मैं उनको आपके कार्यक्रम में ला सकता हूँ, ये जवाबदारी मैं लेता हूँ। तो हम सब लोगों ने सोचा कि बिना सूचना तंत्र के सिरवी समाज को एक जगह 5 से 10 हज़ार की भीड़ में एकत्रित करना, बोला हमें टारगेट दिया गया था कि कुक्सी का कृषि उपज मंडी खचाखच भरा होना चाहिए। तो हमने कहा यार दीवान साहब से संपर्क करे बिना ये संभव नहीं है। यदि सिरवियों को बोल दो कि दीवान साहब आ रहे हैं तो सारे काम छोड़कर दौड़ पड़ते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी यदि चरण स्पर्श करे तो मन भरता नहीं, लगता है कि बार बार उनका आशीर्वाद मिले, बार बार उनका सानिध्य मिले। तो हम लोगों ने प्रयास किया और कुक्सी के कुछ साथियों को दीवान साहब से संपर्क करने के लिए भेजा, और 1984 में तपती धूप में 12 अप्रैल को, उस समय इतने साधन भी नहीं थे, कृषि उपज मंडी में हमने कैसा करा था, किस अभाव में करा था, लेकिन ये आज भी मैं कुक्सी के सकल पंचों को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 5 से 10 हज़ार के बीच में जो पब्लिक आई थी पूरी दूर से सिरवी समाज के, उन सब लोगों को खाने की व्यवस्था कुक्सी ने करी थी। सभा के बाद हमारा खाना हुआ था, और वो शायद स्मरण होगा दीवान बाब जी को भी कि अर्जुन सिंह के सामने जब वो बात रखने का अवसर आया तो पहले हमने कहा था कि मोहन पटेल ज़्यादा बेहतर रहेगा, मोहन पटेल ये बात करेगा, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मोहन भाई मेरे साथी, उनने कहा कि नहीं यार दादा ये काम तो आपको ही करना पड़ेगा। और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उस दिन का दिन भर का मंच का संचालन मैंने ही किया था,
और मैंने अपनी बात को, सिरवी समाज की यूनिटी को इस तरह से उनके सामने दर्शाया था कि उन्होंने दूसरे दिन ही सिरवी समाज को ओबीसी में घोषणा करने का एक समाचार प्रकाशित किया। 1984 से आज मेरे गांव के युवा, मेरे गांव के 20 युवा उसका लाभ लेकर आज मेडिकल साइंस में पढ़ रहे हैं। लोहारी के 20 लड़के, 4 लड़के पीजी कर रहे हैं। 20 में से 14 बच्चों को मुख्यमंत्री मेधावी योजना के 17 लाख रुपए प्रतिवर्ष फीस मिल रही है। लोहारी के अंदर ही 23 बच्चे बीटेक और एमटेक करे हुए, 5 बच्चे आईआईटी आईआईएम करे हुए हैं, एनआईटी करे हुए हैं और 180 की जनसंख्या वाला ये लोहारी का गांव, जिसमें 26 लोग या तो स्वयं की अपनी दुकान लोहारी के अंदर है या अन्य शहरों में व्यापार कर रहे हैं। ऐसे 70 लोग 180 में से बाहर निकले हुए हैं। उसमें से कुछ पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, कुछ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में कर रहे हैं और 5 ऐसे लोग जो एमबीए करके बॉम्बे के अंदर और बेंगलोर के अंदर बड़ी कंपनियों में अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, जिनकी तनख्वाह 1 लाख से ज्यादा हो। तो मुझे आज ये जब मैं संकलन कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आई माता की कृपा से और जीवन दीवान साहब को सुनकर मैंने जो कुछ सीखा, तो कम से कम हमने कुछ तो किया है समाज के लिए, कुछ करने का प्रयास किया। बहुत नहीं किया है, बहुत तो दीवान साहब ने किया है। दीवान साहब ने जो किया है मैं उसकी कल्पना करूं और उसकी व्याख्या करूं तो समय बहुत हो जाएगा, क्योंकि मेरा तो स्वागत भाषण का टाइम था, मुझे तो स्वागत करके बैठना था। लेकिन फिर भी मैं बताता हूं आपको कि ऐसे धर्मगुरु हैं, ऐसे अद्भुत और अलौकिक व्यक्तित्व के धनी हैं, हम सब लोग धन्य हैं। सिरवियों की क्या पहचान है? सिरवियों की एक पहचान, कहते हैं ना, मेहनत, परिश्रम और ईमानदारी। परिश्रम और ईमानदारी के हमारे डीएनए को दीवान साहब ने पहचाना। और जो गरीबी रेखा में लोग जी रहे थे राजस्थान से, उनको कहा कि तुम ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते, 10वीं 12वीं करके तुम परिश्रम करके, ईमानदारी करके बाहर निकलो। और दक्षिण भारत में, चेन्नई में, हैदराबाद में, गुजरात, सूरत में, गांधीनगर में, महाराष्ट्र में, अलग अलग जगह जाकर उन्होंने छोटी छोटी नौकरियां करके, उनकी प्रेरणा से, मेहनत और ईमानदारी के बल पर उन्होंने स्वयं भी अपनी दुकानें खोलकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाकर, आज वो बता रहे थे कल मुझे कि बेंगलोर में 27 कितने बडेरे, 27 बडेरे जिनकी कीमत 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 4-5 करोड़, 10-10 करोड़ से अधिक की बनी हुई है। ये आई माता का प्रताप है। तो उन लोगों ने, जिन्होंने परिश्रम किया, जिन्होंने ईमानदारी रखी, जीवन के अंदर अपने को ढाला, दीवान साहब का आशीर्वाद लिया। अब ये कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि आने वाली पीढ़ी को, आज 86 साल की उम्र है दीवान साहब की, भाभी दीवान साहब हमारे 5 साल 6 साल के हैं, बीच का अंतराल है 15-20 साल का। हमको दीवान साहब की बातें याद कर करके आने वाली पीढ़ी को नई नई सौगातें देकर आई पंथ का उसमें भाव भरकर जीवन जीने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। स्वागत भाषण के अलावा मैंने बहुत सारी बातें करी। मैं क्षमा चाहते हुए आप सब लोगों से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।